बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पहला पाठ है बातचीत। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्ति जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। भगवान ने हमें जो बहुत सारी कलाएं दी हैं, उसमें बोलने की जो एक कला है वो क्या है, एक वरदान से कम नहीं है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती हैं और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हमको बोलने का जो वरदान है, अगर बोलने का जो हमें भगवान ने शक्ति दी है, अगर नहीं रहती तो इस सृष्टि में किसी का विचार, किसी का मनोभाव हम समझ पाते। तो यहाँ कहा जा रहा है, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए जाए होते, और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते थे। अगर सब लोग गूंगे रहेंगे तो कोई भी विचार, कोई भी सद्भावना या कोई भी चीज़ आप किसी से बतिया नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ये वाक शक्ति ही है, एक कला है जो लोगों को हमें सिखाती है कि किस प्रकार से बोलना है। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं, में से स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। आप देखिएगा, जब बातचीत किया जाता है तो उसमें एक अलग नाक नखरा होता है, लेकिन स्पीच जो लिखा दिया जाता है उसी पर बोलना रहता है, एक टॉपिक दिया जाता है उसी में बोलना रहता है। कि बड़े बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखा हुआ पुलफिट पर जा खड़ा है हो, और पुण्यवाचन या नंदी पाठ की भांति घड़िया सह शाहबाद मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करवाएं और तब किसी पर वक्तृता का आरंभ करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इसी अनुसार से आपको पढ़ना है और इस चीज़ को आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनियों से कमरा गूंज उठता है। जब बोलने की कला में कुछ चुटकुले और ध्वनियाँ निकलती हैं तो सब लोग क्या करते हैं, वो ताली बजाने लगते हैं। इसीलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें कर्ण ध्वनि आवश्यक हो। देखिए, बोलने की कला जो आप देखते हैं, उससे अगर गुदगुदी होती है तो वक्ता के साथ श्रोता भी उसमें प्रेम पूर्वक सुनते हैं और उसमें आनंद का अनुभव करते हैं, और अन्यास ही उससे ताली और पिचकारी की ध्वनि उठती है। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि इसमें न तो कर्णल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहने उड़ाने की कोई बात रही है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई तो हंस पड़े। देखिए, जब हम बात करते हैं तो किस्म किस्म के बातों पर अपनी चर्चा कर सकते हैं, और उसमें जो बात होती है वो क्या है, चुटकुले के साथ होती है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसमें हंसी अन्यास आ जाती है। अगर कोई घटनाओं का विवरण हो, अच्छा हो या हो सकता है बुरा भी हो। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इसी हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करता है। आप सुनते हुएगा, मोटिवेशन स्पीकर आते हैं, वो कहते हैं ये काम करना है, ये है, वो है,
सब लोग क्या करता है, स्पीच सुनता है और उसमें एक अलग सी जोश आ जाती है, उत्साह पैदा कर देता है। जबकि घरेलू बातचीत में मन रमाने का ढंग है। यहाँ पर घरेलू बात में जो घर का जो बात है उसी में आपको मन को रमाने के लिए कहा जा रहा है। इसमें स्पीच की एक संजीदगी बेकदर को धक्के खानी पड़ती है। इसमें जो बात होती है, जो बोलता है, उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहीं बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। देखिए, मनुष्य जहाँ रहेगा वहाँ मनुष्य से बात करेगा, वह उसमें एक अलग किस्म का उसमें गुण है, वह अकेला नहीं रह सकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। और हमें भी अपने जो भी चीज़ होते हैं, गिले शिकवे अपने दोस्त, भाई बहन या रिश्तेदार किसी से न किसी से करते हैं तो क्या होता है, भाप बनकर वो उड़ जाता है, चित्त हल्का हो जाता है, स्वच्छ और परम आनंद से मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वह इसके पीछे खाना पीना छोड़ बैठता है। आप अपने समाज में भी बहुत किस्म के लोग को देखे होइएगा जो बातचीत में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको अपना काम धंधा तक याद नहीं रहता है। यहाँ तक कि क्या खाना है, क्या पीना है और क्या लाना है इसकी भी फिक्र नहीं होती है। वो बहुत बतुआने किस्म के लोग हो जाते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ते, बिल्ली आदि जानवर के बीच में रहे। 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा, पर उस समय कुछ कहा, लेकिन उस समय कोई समझने वाला उस चीज़ों को नहीं था। रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर आदमी का चोला पहन लिया। अगर आप जानवर के साथ रहिएगा तो जानवर की भाषा सीखिएगा, अगर मनुष्य के साथ रहिएगा तो मनुष्य की भाषा सीखिएगा। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा देने की ताकत है, जिसमें केवल पत्र व्यवहार कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेम से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरों पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। आप देखिएगा, पत्र में लिखा जाता है, अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, दूसरा व्यक्ति पढ़ता है और आपके विचारों को समझ भी जाता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और अवगुण प्रकट नहीं होता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा गुण और अवगुण नहीं पता चल सकता है। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बहुत ही उचित जान पड़ता है। सही बात है कि अगर बोली से ही पता चलता है कि वह कैसा व्यक्ति है और कैसा सोसाइटी से है। इसीलिए हमारी परीक्षाओं में साक्षात्कार या कितने भी बड़े पोस्टों पर किया जाता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। आप देखिएगा, बहुत से जमात होते हैं, बहुत सारे मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, आते हैं और अपना मंतव्य देते हैं और उससे जो रुझान निकलता है उसी को सर्वमान्य माना जाता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। और वाकई में लेखक ने यहाँ सही बात कहा है कि सही बात तो 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं।
जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर रह जाते हैं। आप भी देखे होइएगा, आप लोग जब पढ़ते हैं 2 दोस्त एक साथ रहते हैं तो खूब अच्छा बात होता है, लेकिन जब तीसरा दोस्त आ जाता है तो हम टॉपिक को बदल देते हैं और कुछ दूसरे टॉपिक की चर्चाएं करने लगते हैं, और वह जो बातचीत होती है उससे हम कोसों दूर भाग जाते हैं। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, और वाकई में 2 से ज़्यादा व्यक्तियों से बात जहाँ होती है वो बात एक न एक समय ज़रूर खुल जाती है। और हमारे समाज में ये चीज़ें कहा भी जाता है कि 6 कानों में बात पड़ जाने पर खुल जाती है। दूसरी यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत को निरस्त कर बैठते हैं या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आपस में साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे पर जरूर पड़ता है। आप देखे भी होइएगा, यहाँ उपमा के आधार पर समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार हमारे बोलचाल की भाषाओं में इसे प्रयोग किया जाता है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है। जब दूध गर्म होता है, अगर ठंडे पानी में आप रख दीजिएगा तो दूध क्या होता है, ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वही चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे वह दूसरे को देखे भी नहीं। वह बोलने का कौन कहे, एक के शरीर में विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत को में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार सकता है। और वाकई में बातचीत करना एक कला है, आर्ट्स है। अस्तु अब इस बात के 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन गया है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्तियों के प्रसारण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों के परस्पर होती ही हैं। जब आप किसी व्यक्ति से कोई बातचीत करते हैं तो वह तीनों का बात तीनों जानता है, और गुपचुप असर तो ज़रूर होता ही है। जो बातचीत तीनों में की गई वह मानो अंगूठी में नख की तरह जड़ जाते हैं। उपरांत जब 4 आदमी हुए तो बेतकल्लुफ़ को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है, खुले की बातें न होती है। जो कुछ बातचीत की जाती है वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होती है। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमवत कहलाती है, इसे हम संलाप नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। जो 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर होती है। आप भी देखिएगा, जहाँ 2 व्यक्ति बैठे रहते हैं बूढ़े, वहाँ पर जमानत से अपने इस पूरे समाज से उनको शिकायत रहता है। वे क्या करते हैं, वे बाबा आदम बवादम के समय की ऐसी दास्तां सुनाते हैं जिसमें 4 सच तो 10 गो झूठ। वाकई में वो अपने इस संजीदगी से इतने बात करते हैं कि 4 बात सही और 10 बात झूठ बोलते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा अगर छूट जाना चाहिए, पहरे बीत जाने पर भी अंत नहीं होता है। प्रायः अंग्रेजी राज्य परदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय की सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है। आज भी देखिएगा, आपके यहाँ भी बड़ बुजुर्ग जो होते हैं, बुढ़े जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने जो तजुर्बा होता है उसको व्यक्त करते हैं और बहुत लोग उससे सीखते भी हैं। बहुत लोग समझते हैं कि एक ख्याली पुलाव बना रही हैं। प्रायः अंग्रेजी राज परदेशी और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनके बातचीत का प्रमुख कारण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेयर जीप कर नाचा करेंगे। अपनी लिगायत के नशे में चूर हम चूनी दिगारे नस्ते अखरपन की चर्चा छोड़ेंगे। अगर 2
हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायजा ही निराला है। रस का समुंदर मानो उमड़ चलता है। आप देखिएगा जहाँ दो सहेली मिलते हैं उनमें जो वार्तालाप होती है वह सही में समुद्र की धारा की मेल की तरह उनमें जो मेल होता है, इसका पूरा स्वाद उन्होंने से पूछते हैं। चाहिए जिन्हें ऐसा कि रस सनी हुई सुनने को कभी भाग्य लड़ा दे। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली होगी। आप आज भी देखते हुएगा जहाँ दो गो बूढ़ा आदमी बैठता है अपनी बेटी बहू की शिकायत करता है, वहीं अपनी बहुओं या बेटों की गिला शिकवा होगा, या वे बिरादरी का कोई ऐसा रसरा छेड़े बैठेगी कि बातें करते करते अंत में खोड़े दांत निकालने पड़ते हैं। आप भी देखिएगा जो दांत निकलने वाला होता है, जो खराब हो जाता है, उसको भी वह बातों के जरिए निकालने की कोशिश करते हैं। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कई सलाह गांठते हैं जिसमें उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलता है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ करना। आप भी देखिएगा अपने स्कूल में जो तेज़ लड़का रहता है उसका आप शिकायत करते हैं या बुड़बक का करते हैं, उसी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। स्कूल के लड़के की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठी में किसी के गुण अवगुण का कथोकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हो तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनता है। आप भी देखिएगा जो पढ़ने में तेज बच्चा होता है वह किसी को गुदानता नहीं है, ये बात सही है। सुस्त और जो बोथा मतलब यहाँ पर जो भूत लड़का हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर में को अपना गुरु ही मानता है। इसके अलावा बातचीत की और कुछ भी किस्म है। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम वार्तालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में भी बतकही होती है। लड़की लड़कों वाले की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यही रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चाट खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। आप देखते होइएगा शादी विवाह का जो बात होता है वह इसी प्रकार से होता है, और हमारे समाज में भी शादी विवाह का बात जब पता चल जाता है तो लोगों को भी बताने की कोशिश की जाती है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों ही इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा वाक्य कला प्रवीण विद्वान मंडली से है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहद संगोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि इस बात करने वाले का तिहलकात पंडिताइन का अभिमान या कपट कहीं तक एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को रसस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में है, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। कभी आवेग ही नहीं, मुर्ग और बटेर की लड़ाई को झपट्टा झपटी के समान उनकी नीरस काँव काँव से सरस वार्तालाप की चर्चा चलाना व्यर्थ है। आप अपने यहाँ भी देखते होइएगा पंडित जी और पंडिताइन का जो लड़ाई होता है उसमें भी जो सरस है, जो बातचीत है वो प्रेम पूर्वक है, वरन कपट और एक दूसरे को अपनी पंडित्य के प्रकाश के बाद परास्त करने का संघर्ष आदि
रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल मिले दोस्तों की बातचीत से शुरू हुई। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य को आजीविका देने लगे। यह साल लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत आवश्यक ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी। वाकई में जो 25 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनकी बातचीत में एक अलग रस होता है और अनुभव की दूरदेशिता से खाली नहीं होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदेशिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इनमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना अधिक रहता है। देखिए, छोटे बच्चे की जो बातचीत होती है उसमें एक अलग मज़ा है और थोड़ा सा सियाना लोग रहता है उसका बात का मज़ा अलग है और बुजुर्ग लोगों का बात का मज़ा अलग है। इसी बात को यहाँ पर लेखक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल दिखा जिसमें दूसरे फ़कीर के होने की आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के कुछ किए ही नहीं संभव है। और हम कह भी सकते हैं या तो कोई हमारे कृपा करे, कहीं जाकर दूसरों को कृतार्थ करे, पर ये सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसभास होने में देर नहीं लगती है, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उसकी पूरी दिलजोई से, शिष्टाचार से करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इसकी लत है तो कोई दिक्कत नहीं है। मानो दूसरे प्रकार का घाव है, इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया जाए। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है और प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना बहुत दुर्घटना वाली बात है। और जो ऐसा चमिस्तान है उसमें हर किस्म के बेला बूटी खिलते हैं। ऐसे चमिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहाव है। मित्रों का प्रलोभन करना काफ़ी ज़रूरी है और हमारे यहाँ आज भी इस चीज़ों को देखा जाता है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर को अवाक हो तो मन के साथ बातचीत कर सकते हैं। मानो ओह भाग्य, एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो जाता है। हमारी जीहा कतरनी के समान स्वच्छंद चलती है, उसे यदि सबने काबू कर लिया तो क्रोधादित बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना पराजय जीत कर वश में कर डाल सकती है। इसीलिए वाक्य अवाक्य करने वाली बातचीत करने का साधन यवाद साधनों का मूल शक्ति परम पूज्य मंदिर परमार्थ का एकमात्र शक्ति है। और बोलने की जो कला है उससे बड़े बड़े लोगों को भी जीता जा सकता है। इसमें बातचीत के जो मर्मरता है उसको बड़े ही अच्छे ढंग से बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रस्तुत किया है और यह पाठ बहुत ही रमणीय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।